स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है स्टूडेंट? इसके पहले मैं आपको दो छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हमारे घर के ऊपर पानी की टंकी है, हमने मोटर के द्वारा या किसी प्रक्रिया के द्वारा पानी धरातल से पानी की टंकी में पहुँचाया, ठीक है। जैसे ही हम नल खोलते हैं तो पानी टंकी से नीचे आता है। किस गति से आएगा? डिपेंड करता है टंकी की ऊंचाई पर। ऊंचाई जितनी ज़्यादा होगी पानी का वेग उतना ही अधिक होता है। आपने 11th क्लास में इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला पढ़ा है, स्थितिज ऊर्जा U बराबर mgh। जब आपने पानी की टंकी में नीचे से मोटर के द्वारा या किसी अन्य माध्यम के द्वारा पानी भरा तो यह आपके द्वारा कार्य किया गया और यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्रित हुआ, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल अपने पास बनता है, जैसे धनुष पर जब हम कोई तीर लगाते हैं, चलाने के लिए तीर को पीछे की ओर खींचा जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो आपके द्वारा कार्य किया गया, ये कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्रित होता है। ठीक इसी प्रकार से हम आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा भी ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हमने ये माना हमारे पास कोई आवेश, बिंदु आवेश अनंत पर स्थित है, ठीक है। अब इस अनंत पर स्थित आवेश को जब हम अन्य आवेश के क्षेत्र में लाते हैं तो हमें उस स्थिर आवेश के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है और ये कार्य ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अनंत पर स्थित किसी आवेश को अन्य स्थिर आवेश के क्षेत्र में अभिष्ट बिंदु पर लाने में किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक स्टूडेंट, अब हम दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करते हैं। दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्टूडेंट, हमने ये माना कि हमारे पास एक दो आवेशों वाला निकाय है OA, जहाँ Q1 और Q2 आवेश एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं? हम ज्ञात करना चाहते हैं कि इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ठीक भाई। तो परिभाषा के अनुसार सर्वप्रथम हम ये मान लेते हैं कि दोनों ही आवेश अनंत पर स्थित है, यह अनंत पर रखे गए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके आवेश को बिंदु O पर और बिंदु A पर लाते हैं, ठीक। सबसे पहले हम Q1 आवेश को लाएंगे बिंदु O पर, फिर Q2 आवेश को लाएंगे बिंदु A पर। तो हम ये देखते हैं सबसे पहले कि Q1 आवेश को बिंदु O पर लाने में किया गया कार्य मान लेते हैं W1 है। स्टूडेंट, जैसा कि हम देखते हैं कि जब Q1 आवेश को बिंदु O पर लाते हैं तो यहाँ किसी प्रकार का कोई विद्युत क्षेत्र या कोई अन्य आवेश का प्रभाव क्षेत्र उपस्थित नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आवेश Q1 को लाने में
किया गया कार्य शून्य होगा। तो W1 बराबर क्या होगा? 0 होगा। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब इसी प्रकार से Q2 आवेश को बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य, जिसको लिखेंगे W2। ठीक है भाई। अब हम जानते हैं आवेश को लाया जा रहा है Q2 को, ये लो Q2 को किस विभव पर लाया जा रहा है? किस आवेश के विभव में लाया जा रहा है? Q1 आवेश के विभव में। तो किया गया कार्य कितना होगा? W बराबर Q2 इंटू V। ठीक, ये V आवेश Q1 का विभव है, जिसको हम लिखेंगे यहाँ V बराबर होगा K Q1 अपॉन R। तो आपको मिलेगा W2 बराबर होगा Q2 K Q1 अपॉन R, या W2 बराबर होगा K Q1 Q2 अपॉन R। समीकरण नंबर 2। ठीक है, हो गया। हमने दोनों आवेशों को अनंत से, एक को तो बिठा दिया बिंदु O पर, दूसरे को बिठा दिया बिंदु A पर, जिनके मध्य की दूरी R है। अब ऐसी परिस्थिति में किया गया कुल कार्य अर्थात वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? दोनों इक्वेशनों को हम जोड़ देंगे। इसलिए कुल कार्य अर्थात विद्युत स्थितिज ऊर्जा W बराबर W1 प्लस W2, या इसको लिखा जा सकता है U बराबर होगा W1 की वैल्यू 0 प्लस W2 के Q1 Q2 अपॉन R, या U बराबर होगा के Q1 Q2 अपॉन R। ये हमारे पास दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ ध्यान दीजिए, दो महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको मैंने नोट के रूप में लिखा है, जो आपके न्यूमेरिकल में और नीट के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, आप नीट IIT के एग्ज़ाम में, RPSC के एग्ज़ाम में इस तरह की घटना का आप यहाँ उपयोग कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट सुनिए, दो बातें अपने पास है। केस नंबर 1 के रूप में, यदि मेरे पास Q1 आवेश जो है वो पॉजिटिव है और Q2 आवेश जो है वो भी पॉजिटिव है, दोनों आवेश पॉजिटिव है, तो हम ये देखते हैं कि एक आवेश को जब दूसरे आवेश के क्षेत्र में लाया जाता है तो हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना होगा, अर्थात हमारे द्वारा कार्य किया जाएगा और ये कार्य पॉजिटिव होगा। इस कारण से स्थितिज ऊर्जा भी आपके पास पॉजिटिव बनेगी। दोबारा सुनिए आप, यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो यहाँ हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना होता है। तो ऐसी परिस्थिति में किया गया कार्य धनात्मक होने के कारण स्थितिज ऊर्जा भी धनात्मक बनेगी। दूसरा पॉइंट, यदि कोई एक आवेश नेगेटिव और दूसरा आवेश विपरीत प्रकृति का है, उल्टा कह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव, तो आप ही देखते हैं दोनों असमान प्रकृति के हैं और हम जानते हैं कि असमान प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ क्षेत्र स्वतः ही कार्य करेगा, तो आपके द्वारा कार्य नहीं किया जाएगा और यह कार्य ऋणात्मक होगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से स्थितिज ऊर्जा आपके पास यहाँ नेगेटिव प्राप्त होगी। ठीक है स्टूडेंट, दो बातें आपने देखी है। यदि आपके पास दोनों आवेश समान प्रकृति के होते हैं तो हम देखते हैं समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल होने के कारण जब आवेश को लाया जाता है तो आपको उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना होता है और यह कार्य धनात्मक कहलाता है, जिससे स्थितिज ऊर्जा का मान भी धनात्मक होगा। ठीक, यदि हमने आवेश विपरीत प्रकृति के लिए तो ऐसी परिस्थिति में इनके मध्य आकर्षण बल कार्य करता है, जिससे क्षेत्र स्वतः ही कार्य करता है। ठीक, तो यहाँ जो कार्य होगा वह क्षेत्र के द्वारा होगा और यह कार्य ऋणात्मक होगा। ऐसी परिस्थिति में जो स्थितिज ऊर्जा होगी वह नेगेटिव होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हमने देखा दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अब हम तीन आवेशों वाले निकाय की स्थितिज ऊर्जा किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं देखेंगे। स्टूडेंट, अब हमारे पास है दो से अधिक बिंदु आवेशों के लिए निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अभी तक हमने दो बिंदु आवेशों के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र ज्ञात किया था। अब हमारे पास दो से अधिक, माना तीन आवेश अपने पास है, जिसको मैंने किसी त्रिभुज के तीनों कोनों पर रख दिया। यहाँ Q1 बिंदु A पर, बिंदु B पर Q2 आवेश को और बिंदु C पर Q3 आवेश को मैंने रख दिया। ठीक है, सापेक्ष स्थिति को A से B के सापेक्ष हम ले सकते हैं R2 1। पढ़ने का तरीका पीछे से होता है, एक के सापेक्ष दो के लिए। इसी प्रकार से इसमें R3 2 दो के सापेक्ष तीन के लिए। इसी प्रकार R1 3। ठीक है, अब हम तीनों आवेशों की कुल स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम मान लेते हैं कि तीनों ही आवेश अनंत पर विद्यमान है। ठीक है, सबसे पहले Q1 आवेश को बिंदु A पर लाया जाता है। तो हम देखते हैं कि इस निकाय में कोई अतिरिक्त आवेश हमारे पास उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य शून्य बनेगा। तो हमारे पास बनेगा यहाँ पर Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य मान लेते हैं W1 है, जिसको लिखा जाएगा 0, क्योंकि इस निकाय में पहला आवेश Q1 है जिसको लाया जा रहा है अनंत से। ठीक है, यहाँ किसी अन्य प्रकार का कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है, इसलिए पहले आवेश Q1 को लाने में किया गया कार्य शून्य होगा। अब हम इस Q2 आवेश को बिंदु B पर लाते हैं। अब बिंदु B पर जब हम लाते हैं तो हमें इस आवेश Q1 के विरुद्ध कार्य करना होगा। ठीक है, तो हमने कहा Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य W2 बराबर होगा Q2 जिसे लाया जा रहा है V आवेश Q1 के क्षेत्र में। ठीक है, जिसका विभव अपने पास बनेगा V और ये रिलेटेड है R21 दूरी से। ठीक है, इसको पढ़ा जाएगा W2 बराबर होगा Q2 V
फंक्शन ऑफ R21। हम यहाँ विद्युत विभव की परिभाषा को उपयोग में लिख सकते हैं Q2। ये V जो है, विभव जो है आवेश Q1 का विभव है, जिसे लिखा जा सकता है कि Q1 अपॉन R21। Q1 आवेश का विभव जिसकी दूरी है R21 के रूप में। आपके पास W2 बराबर बन जाएगा कि Q1 Q2 बटे R21, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब हमारे पास आवेश Q1 आ चुका, Q2 भी अनंत से आ चुका। अब हम आवेश Q3 को लाते हैं अनंत से। तो ऐसी प्रक्रिया में हमें Q1 के विरुद्ध भी कार्य होगा और Q2 के विरुद्ध भी कार्य होगा। तो कुल विभव के रूप में अपने पास इस तरह से बनेगा। हमने कहा Q3 आवेश को अनंत से बिंदु C पर लाने में किया गया कार्य W3 बराबर, अब W3 पहले आवेश का विभव V1 इसके क्षेत्र में और Q2 के क्षेत्र में प्लस V2। आवेश को लाया जा रहा है Q3 को। ठीक है, अब हम वैल्यू रखते हैं V1। पहले आवेश के लिए विभव बनेगा Q3 के रेस्पेक्ट में के Q1 बटे R13 प्लस दूसरे आवेश के लिए के Q2 बटे R32 इंटू Q3। ठीक है, इसको और हल करते हैं हम। W3 बराबर होगा कि Q1 Q3 बटे R13 प्लस के Q2 Q3 बटे R32, इक्वेशन नंबर 3। ठीक, समीकरण 1, 2 और 3 के आधार पर हमने इस 3 आवेशों वाले निकाय को बना लिया। अनंत से Q1 को, Q2 को और Q3 आवेश को बिंदु A पर, B पर और C पर विद्यमान कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम कुल कार्य निकालना चाहते हैं। तो हमारे पास कुल कार्य हमारे पास बनेगा कुल कार्य जो कि स्थितिज ऊर्जा का रूप होगा। W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3, समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब हम समीकरण 1, 2, 3 व 4 से मान रखते हैं। W बराबर, और यही स्थिति ऊर्जा का रूप लेगा, U बराबर 0 प्लस W1 का मान है 0, W2 के Q1 Q2 बटे R21 प्लस W3 का मान है के Q1 Q3 बटे R13 प्लस के Q2 Q3 बटे R32। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, U इक्वल टू के Q1 Q2 बटे R21 प्लस के Q1 Q3 बटे R13 प्लस के Q2 Q3 बटे R32। ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं स्टूडेंट। और कैसे, आपके पास K कॉमन मिलता है, ठीक है ना, और हमारे पास अंदर बनता है Q1 Q2 बटे R21 प्लस Q1 Q3 बटे R13 प्लस Q2 Q3 बटे R32। ठीक है, अब हम इनका योग लिखेंगे।
तो u बराबर अध्यारोपण के अनुसार जब हम इनको जोड़ते हैं तो आप ये देखते हो कि Q1 Q2 दो प्रकार के आवेश आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर दो तरह से सिग्मा को दर्शाया। आप इस तरह से लिख सकते हैं Q और Q दो बार हो गया बटे R, ठीक है। अब 1 और 2 आ रहा है, हम इसको नया नाम दे देते हैं I और J। यहाँ पर भी वही रूप है I और J। जहाँ आपके पास लिमिट बनेगी I बराबर 1 से लेकर J बराबर 1 से लेकर, ठीक है। लेकिन हम ये देखते हैं कि कहीं पर भी हमारे पास ऐसा नहीं हो रहा कि दोनों जगह 1 1 आ रहा है या दोनों जगह 2 2 या दोनों जगह 3 3 आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ कंडीशन लेंगे I डज नॉट इक्वल टू J और अधिकतम वैल्यू आपके पास बनती है 3। इस तरह से यह आपके पास स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है, ठीक है। ये 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा है हमारे पास। इस तरह से हम यहाँ इस फॉर्मूले का उपयोग करके 3 से अधिक आवेश का उपयोग करके स्थितिज ऊर्जा का मान यहाँ ज्ञात किया जा सकता है। एग्जाम्पल नंबर 9 है अपनी बुक का, जिसमें आपको बोला गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस अचालक गोले को 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश दिया जाता है। तो आपको गोले के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर और 4 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको यहाँ ये 14 सेंटीमीटर है आपके पास स्टूडेंट, 14 सेंटीमीटर की दूरी पर गलत प्रिंट है बुक में आपके पास, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर और 4 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको यहाँ पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसी स्थिति के लिए आपको यहाँ दिया गया है कैपिटल R बराबर तो आपके पास है 10 सेंटीमीटर, जिसको आप लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। Q आपको दे रखा है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। पहला सवाल आपके पास है R बराबर 14 सेंटीमीटर के लिए, तो पहले तो इसको मीटर में बदलेंगे 14 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक। हम देखते हैं कि यह बिंदु गोले के बाहर स्थित है, क्योंकि आपके पास गोले की त्रिज्या तो है 10 सेंटीमीटर और अब इस बिंदु की स्थिति आपके पास है 14 सेंटीमीटर। तो इसलिए V बाहर आपके पास बनेगा KQ/R। वैल्यू रखी है आपने 9 इंटू 10⁻9, Q का मान है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 बटे R का मान आपके पास है 14 इंटू 10⁻⁻2। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो V बराबर आपके पास ये वैल्यूएशन सोल्व करने पर आपके पास बनेगी अप्रॉक्सीबल 2.05 इंटू 10⁻⁻8 वोल्ट। ये अपना पहला आंसर आया, ठीक है। इसी प्रकार से इसका ही क्वेश्चन नंबर 2, जब R बराबर है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदला आपने 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। दोबारा देखिए स्टूडेंट, 10 सेंटीमीटर और गोले की त्रिज्या आपको दे रखी है कितनी 10 सेंटीमीटर। तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि यह बिंदु गोले की सतह पर स्थित है। तो V सतह फॉर्मूला हमारे पास है KQ/R के रूप में। तो आपके पास K इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9, Q 3.2 इंटू 10⁻⁻19 और कैपिटल R का मान आपके पास है 10 इंटू 10⁻⁻2। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो V बराबर आपके पास ये वैल्यू बनती है 2.88 इंटू 10⁻⁻8 वोल्ट। इसी प्रकार से हमारे पास इस इक्वेशन का तीसरा पॉइंट है अपने पास स्मॉल r बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक। देखिए यह स्थिति अपने पास आती है गोले के भीतर, क्योंकि कैपिटल R का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर और अब इस बिंदु की स्थिति 4 सेंटीमीटर। ये स्थिति अपने पास आ जाती है गोले के अंदर। हमने पढ़ा है गोले के अंदर V बराबर होता है KQ/2R³ इंटू 3R² माइनस के स्मॉल r²। हमने यहाँ पर वैल्यू रखी, K का मान है 9 इंटू 10⁻9,
Q का मान आपके पास है 3.2 इंटू 10 की घात माइनस के 19 बटे 2 इंटू R की वैल्यू आपके पास है 10 इंटू 10 की घात माइनस के 2 का क्यूब, और आपके पास बनता है 3R स्क्वायर, मतलब कि 10 इंटू 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस स्मॉल r 4 इंटू 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप इस पूरे फॉर्मूले को सोल्व करेंगे तो आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा, इसका आंसर आएगा 4.09 इंटू 10 की घात माइनस के 8 वोल्ट। ये आपका इसका तीसरा भाग होता है। ठीक है स्टूडेंट, यदि आपसे इस सवाल में एक और बात बोल दी जाए कि बताइए केंद्र पर विभव क्या होगा, केंद्र पर, तो आप जानते हैं कि V केंद्र बराबर होता है, फॉर्मूला आपने पढ़ा था 3/2 V सतह। ठीक है स्टूडेंट, तो आपके पास बनेगा V बराबर 3/2 इंटू V सतह के लिए हमने मान निकाला था 2.88 इंटू 10 की घात माइनस के 8, 2.88 इंटू 10 की घात माइनस के 8। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो V बराबर आपको मिलेगा, यह 2 से करते हैं, यह 3 इंटू 1.44 इंटू 10 की घात माइनस के 8, मल्टीप्लाई करेंगे आप, आपके पास बनेगा 4 × 12 के 2 हासिल के 1, 13 के 3 हासिल के 1, 3 और 1 4 इंटू 10 की घात माइनस के 8 वोल्ट। ये हमारे पास केंद्र पर विभव का मान है। स्टूडेंट देखिए, आप ध्यान दीजिए, केंद्र पर विभव का मान आपके पास अधिक है, जैसे जैसे आप बाहर चलते चले जा रहे हैं, देखिए यह केंद्र पर, यह गोले के अंदर कम हो गया मान, आप सतह पर आ जाते हैं और कम हो गया, सतह के बाहर चले जाते हैं, विभव का मान और कम हो गया, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि जैसे जैसे हम गोले के केंद्र से बाहर चलते चले जाते हैं तो हमारे पास विभव के मान में कमी होती है।